हेलो एवरीवन, वेलकम टू द डिवाइन क्लासेस। आज हम डिस्कस करने वाले हैं यूपी टेट 2019 का सेकंड पेपर। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। फर्स्ट क्वेश्चन, यदि त्रिभुज ए बी सी के अंतःवृत्त का केंद्र ओ हो तो एंगल बी ओ सी 110 डिग्री हो तो एंगल बी ए सी। ठीक है, कोई त्रिभुज है, उसका अंतःवृत्त अंतःवृत्त मतलब उसके अंदर एक वृत्त बन रहा है जो उसकी तीनों साइड को टच करेगा, का केंद्र ओ है, मतलब उसका सेंटर ओ है। तो इसको मान लीजिए ए बी सी, ए बी और सी। तो एंगल बी ओ सी ये दिया हुआ हमें कितना, 110 डिग्री। तो हमें बताना है एंगल बी ए सी, मतलब ये ऊपर वाला एंगल बताना है, बी ए सी, एंगल बी ए सी। तो पहले हमें बताना चाहिए कि ये जो अंदर अंतःवृत्त बना है, इंग्लिश में से कहते हैं इन सर्किल, ये बनता कैसे है। कोई भी ट्राइंगल है उसमें तीन एंगल होते हैं, इसको मान लीजिए ए बी और सी। तो इन तीनों एंगल का एंगल बाइसेक्टर करते हैं। एंगल बाइसेक्टर मतलब इसे दो पार्ट में डिवाइड करते हैं, इसका हाफ करेंगे, एंगल बी का हाफ करेंगे और एंगल सी का हाफ करेंगे। तो जिस पॉइंट पर ये टच करेगा, ठीक है, वही सेंटर होता है इन सर्किल का, और ये इस पर परपेंडिकुलर डाल दीजिए इनके साइड पर, तो ये इनकी रेडियस होती है। तो इस सर्किल को बना दें तो इस तरीके से बनता है। ठीक है, तो कहने का मतलब ये है कि एंगल ये जो बना हुआ है हमारे पास, ए बी सी और ओ यहाँ पर है। ठीक है, तो ट्राइंगल बी ओ सी ले लीजिए पहले, इन ट्राइंगल बी ओ सी। ठीक है, तो इसमें तीन एंगल बनना है, एंगल ओ पर, और इसे ये एंगल का हाफ किया तभी तो बना ये इन सर्किल या अंतःवृत्त। तो ऐसे लिख सकते हैं एंगल बी अपॉन टू, मतलब पूरे एंगल बी का हाफ है ये। और इसे लिख सकते हैं एंगल सी अपॉन टू, क्योंकि ये भी हाफ है। तो इन तीनों का सम कितना होना चाहिए, 180 डिग्री। किसी भी त्रिभुज के तीनों कोणों का योग कितना होता है, 180। तो एंगल ओ मतलब ये बी ओ सी जो यहाँ बन रहा है इस त्रिभुज में, तो ये कितना दिया हुआ मैं 110, और बी को ऐसे रहने दीजिए और सी को भी 180। तो ये 110 इधर चला जाएगा, तो एंगल बी अपॉन टू प्लस एंगल सी अपॉन टू कितना हो जाएगा, 180 माइनस 110, तो कितना हो जाएगा 70। इसे लिख सकते हैं एंगल बी प्लस एंगल सी अपॉन टू। तो एंगल बी प्लस एंगल सी, इस टू को भी इधर भेज दीजिए तो कितना हो जाएगा 140। ठीक है, अब यहाँ से हमें क्या मिल गया, अब ये देखिए एंगल बी और सी का सम मिल गया। अब ट्राइंगल ए सी बी में देखिए, ए बी सी में, तो यहाँ भी तीनों एंगल का सम कितना होगा 180। एंगल ए प्लस एंगल बी प्लस एंगल सी इज इक्वल टू 180। और बी और सी का सम हमें पता चल गया यहाँ से कितना था, 140। तो एंगल ए और 140 को इधर भेज दीजिए, 180 माइनस 140, तो कितना आ गया 40 डिग्री। ठीक है, और हमसे एंगल बी ए सी का मतलब यही तो हुआ, बी ए सी। तो एंगल ए ही तो पूछा है उसने हमसे, और एंगल ए की वैल्यू कितना है, 40 डिग्री। तो ऑप्शन सी करेक्ट हो जाएगा। अगर आपको इतनी सब कैलकुलेशन नहीं करनी तो आप एक फॉर्मूला भी याद रख सकते हैं, वो यहाँ लिख देता हूँ। कोई भी ट्राइंगल इस तरीके से दिया हुआ है, उसमें सर्किल बनेगा एंगल ए, एंगल बी, एंगल सी। इस बार तो इन्होंने ये दे दिया बी ओ सी, हो सकता है ए ओ सी भी दे दे या ए ओ बी भी। तो अगर एंगल बी ओ सी किसके बराबर होता है, 90 डिग्री, और ये किसके सामने बनना है बी ओ सी, एंगल ए के, तो प्लस एंगल ए का हाफ कर दीजिए। या अगर एंगल ए ओ सी की बात करेगा, एंगल ए ओ सी तो इसे भी 90 डिग्री, और ये किसके सामने बन रहा है ए ओ सी, बी के सामने, तो ये कितना हो जाएगा एंगल बी का हाफ। तीसरा क्या बचा, एंगल ए ओ बी। तो एंगल ए ओ बी कितना हो जाएगा 90 प्लस, और ए ओ बी किसके सामने बनना है, सी, एंगल सी के सामने, तो एंगल सी अपॉन टू। ठीक है, या तो ये फॉर्मूला याद रख लीजिए, या आप इसके नॉर्मल प्रॉपर्टीज़ से भी कर सकते हैं कि इन सेंटर होता कि मतलब इन सर्किल बनता कैसे है, और बाकी सब उसकी जो भी प्रॉपर्टी हमने लगाएंगे, तीनों किसी भी ट्राइंगल के तीनों एंगल का सम 180 होता है। ये सारा यूज़ करके आप कैलकुलेट कर सकते हैं, या फॉर्मूला याद रख लीजिए, जैसे भी आपको आसान लगे। नेक्स्ट क्वेश्चन, यदि किसी संख्या के 75% में 75 जोड़कर वही संख्या प्राप्त होती है, मान ली कोई नंबर है एक्स, उसमें 75% उसका, और उसमें 75 और ऐड कर दिया, तो हमें वही संख्या मिल गई, मतलब एक्स। ठीक है, तो वही संख्या मिल गई मतलब पूरी संख्या मिल गई, मतलब 100% मिल गया। और इसमें 75% ये रहा, तो 75% में हमने कितना जोड़ा हुआ कि 100% हो जाए, 25%। तो 25% की वैल्यू कितनी हो गई, 75। तो 1% की वैल्यू कितनी हो जाएगी, 3। तो वह संख्या होगी, तो हमें वही संख्या बतानी है, वही संख्या मतलब 100% की वैल्यू बतानी है। तो 100% की वैल्यू कितनी हो जाएगी, 100 की मल्टीप्लाई कर दीजिए तो हो जाएगी 300। तो ऑप्शन बी करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन,
2 की पावर 50, 3 की पावर 40, 4 की पावर 30 और 5 की पावर 20 में से सबसे बड़ी संख्या क्या है? तो हमें दिया हुआ है 2 की पावर 50, 3 की पावर 40 और 4 की पावर 30 एंड 5 की पावर 20। तो हमें क्या करना है, इनकी सभी की पावर को सेम कर लेना है। सेम करने के लिए इसको ऐसे लिख सकते हैं 2 की पावर 5 की होल पावर 10, 3 की पावर 4 की होल पावर 10 और 4 की पावर 3 की होल पावर 10 और 5 की पावर 2 की होल पावर 10। ठीक है, बाहर सबकी पावर 10 10 आ गई, तो अंदर वाले को सॉल्व कर लीजिए। 2 की पावर 5 मतलब 2 की 5 टाइम्स मल्टीप्लाई करनी है तो यह रहता है 32। तो 32 की पावर 10, 3 की पावर 4 मतलब 3 की 4 टाइम्स मल्टीप्लाई करनी है तो यह जाएगा 81 की पावर 10, 4 की पावर 3 मतलब 4 की 3 टाइम्स मल्टीप्लाई मीन्स 64 की पावर 10 एंड 5 का स्क्वायर 25 की पावर 10। तो सबकी पावर तो सेम है और नंबर देख लीजिए 32, 81, 64 और 25। तो 81 सबसे बड़ा होगा और 81 मतलब 3 की पावर 40। तो ऑप्शन सी करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट, ए बी एक वृत्त का व्यास है, ए बी सी डी उसके भीतर का चक्रीय चतुर्भुज है। ठीक है, कोई सर्किल बना लेते हैं और उस ए बी व्यास है, सेंटर मान लीजिए, ए बी व्यास हो गया और ए बी सी डी उसके अंदर एक चक्रीय चतुर्भुज है, ए बी सी एंड डी। तो यदि एंगल ए सी डी इसको इस तरीके से मिला दीजिए, तो ये वाला एंगल कितना दिया हुआ है 40 डिग्री। तो बी ए डी का माप, बी ए डी मतलब पूरा एंगल ए बताना है हमें। ठीक है, तो अभी इसको इस तरीके से देख लीजिए, ए बी व्यास है और इसको सी कोई पॉइंट है, ए बी और सी। जो व्यास होता है वो क्या करता है, सर्किल को दो पार्ट में डिवाइड कर देता है, मतलब या ऊपर वाला सेमी सर्किल बनेगा, नीचे वाला या अर्धवृत्त। और एक थ्योरम होती है कि अर्धवृत्त में बना कोण समकोण होता है, एंगल इन ए सेमी सर्किल इज राइट एंगल ट्राइंगल। ठीक है, तो ये एंगल सी जो होगा 90 डिग्री होगा। ठीक है, और सी नहीं, अगर आप कहीं भी इस सर्कमफेरेंस पर कहीं भी कोई पॉइंट लेंगे तो वहाँ पर भी 90 बनेगा। जैसे सपोज कीजिए यहाँ पर मान लीजिए कोई पॉइंट ई, अगर हम इस तरीके से लेते हैं तो यहाँ पर भी 90 डिग्री ही एंगल बनेगा। ठीक है, ये प्रॉपर्टी होती है, थ्योरम होती है, तो इसको आप याद रखिएगा। तो यहाँ से हमें क्या पता चलेगा, ये एंगल कितना हो गया 90। तो एंगल सी कितना हो जाएगा, पूरा 40 ये है और 90 हो गया, तो एंगल सी कितना हो गया 90 प्लस 40 तो 130। ठीक है, और ये ए बी सी डी क्या है, चक्रीय चतुर्भुज। तो चक्रीय चतुर्भुज की क्या प्रॉपर्टी होती है कि इसके अपोजिट एंगल का सम जो होता है 180 होता है। तो एंगल ए प्लस एंगल सी दोनों का सम कितना होगा 180। तो एंगल ए हमने निकालना है और एंगल सी हमें पता चल गया 130 है। तो एंगल ए की वैल्यू कितनी आ जाएगी, इसको माइनस कर दीजिए, 180 माइनस 130 तो इसकी वैल्यू कितनी आ जाएगी 50 डिग्री। तो ऑप्शन बी करेक्ट हो जाएगा। ठीक है, तो यहाँ पे दो चीज़ें यूज़ हुई थी, एक तो ये कि अर्धवृत्त में बना कोण जो होता है वो 90 डिग्री का होता है। जैसे ये मान लीजिए सेम डायमीटर है तो इसको दो पार्ट में डिवाइड कर दिया। अब आप कहीं भी कोई भी पॉइंट ले लीजिए, जैसे सपोज कीजिए यहाँ ले लीजिए तो यहाँ पर 90 डिग्री बनेगा, यहाँ पर ले लीजिए तो यहाँ पर भी, या नीचे भी ले सकते हैं हम, तो कहीं भी लें वो 90 डिग्री ही बनेगा। ठीक है, ये थ्योरम होती है, बस इसको याद रखना, बस हमें तो इसका यूज़ करना है, प्रूफ वगैरह से हमें कोई मतलब नहीं है। और दूसरी प्रॉपर्टी क्या लगेगी, जो चक्रीय चतुर्भुज होता है साइक्लिक क्वाड्रिलेटरल, उसके अपोजिट एंगल का सम होता है 180। जैसे ए और सी का 180 होगा और बी और डी का 180 होगा। ठीक है, तो नेक्स्ट क्वेश्चन, यदि x 0 से लेकर 5 तक है और y जो है 5 से लेकर 10 तक है, तो x अपॉन वाई का अधिकतम मान। ठीक है, x अपॉन वाई क्या है, एक तरीके से एक फ्रैक्शन है, भिन्न है, तो इसका मान मैक्सिमम करना है। तो मैक्सिमम करने के लिए इस पूरे का मान मैक्सिमम करना है तो न्यूमरेटर को, ऊपर वाले पार्ट को मैक्सिमम करना पड़ेगा और नीचे वाले पार्ट को मिनिमम, तभी तो ये नंबर मैक्सिमम हो पाएगा। तो x की वैल्यू क्या है 0 से लेकर 5 तक है, तो इसकी मैक्सिमम वैल्यू क्या हो सकती है x की 5, तो x की जगह पर 5 पुट कर दीजिए। और y की मिनिमम वैल्यू क्या है, y क्या है 5 से लेकर 10 तक, कोई बीच में कोई भी नंबर हो सकता है, तो इसकी मिनिमम वैल्यू ले लीजिए 5y की। तो 5 से 5 कैंसिल, इसकी वैल्यू आ जाएगी 1। तो ऑप्शन सी करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट, समीकरण y इजिकल टू 7x-2 के लिए निम्न में से कौन सा कथन सत्य है। इसके अनंत हल हैं, इसका कोई हल नहीं है, इसका एक अद्वितीय हल है, मतलब यूनिक सिर्फ एक ही सॉल्यूशन है, या इसके दो हल हैं। ठीक है, सपोज कर लीजिए ऐसे, इसको हम ड्रॉ कर, मतलब एग्जैक्टली ड्रॉ नहीं करते, थोड़ा ऐसे ड्रॉ कर लेते हैं रफली। तो ये इस तरीके से कोई लाइन बनेगी। ठीक है, y इजिकल टू -2 से पास होगी और ये x का मतलब कोई भी जो भी पॉइंट आएगा यहाँ से कोई भी लाइन इस तरीके से बनेगी वो। ठीक है, तो अब इस लाइन पर हल की बात की जा रही है ना, सॉल्यूशन की, तो सॉल्यूशन क्या होता है कि उस लाइन पर जितने भी पॉइंट है वो उसके सॉल्यूशन है। तो इस लाइन पर कितने पॉइंट है, यहाँ से लेकर यहाँ तक, इसको आगे भी ऐसी चलती रहेगी पीछे भी। ठीक है, तो एक पॉइंट पर तो बहुत सारे हल होते हैं, बहुत सारे मतलब इनफाइनाइट पॉइंट्स होते हैं, तो इसके सॉल्यूशन कितने हो जाएंगे इनफाइनाइट। तो पहला ऑप्शन ठीक हो जाएगा, या इसको हम ऐसे भी देख सकते हैं कि यहाँ पर हम
y इज इक्वल टू 7x माइनस 2 दिया हुआ है, तो यहाँ x की वैल्यू पहले 0 पुट कर दीजिए तो y कितना जाएगा माइनस के 2, तो एक सॉल्यूशन ये हो गया। फिर x इज इक्वल टू 1 पुट कर दीजिए तो y इज इक्वल टू 7 इंटू 1 माइनस 2, तो 7 में से 2 5, दूसरा सॉल्यूशन ये हो गया। x की वैल्यू 2 रख दीजिए तो y इज इक्वल टू 7 टू द 14 माइनस 2, तो 12, तीसरा सॉल्यूशन ये हो गया। ठीक है, इस तरीके से 4 5 6 रखते जाएंगे तो y की कुछ ना कुछ वैल्यू मिलती जाएगी। इसका क्या मतलब है कि इसके बहुत सारे सॉल्यूशन है, कितने भी सॉल्यूशन x की कुछ वैल्यू रखिए उसके लिए कुछ ना कुछ y की वैल्यू जरूर मिल जाएगी, तो इसके क्या है इनफाइनाइटली मैनी सॉल्यूशंस, तो इसका ऑप्शन ए करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट 49 की पावर 15 माइनस 1 किस संख्या से पूर्णतः विभाजित है। ठीक है, किस संख्या से पूर्णतः विभाजित, तो इसके लिए आप कोई चीज़ याद रखनी पड़ेगी, x की पावर n माइनस 1। ठीक है, ये हमेशा किससे डिविजिबल होगा, x माइनस 1 से। ठीक है, क्यों होगा, क्योंकि जब हमने रिमाइंडर थ्योरम पढ़ी थी तो हमने क्या पढ़ा था, कोई पॉलिनोमियल है px, अगर वो x माइनस a से डिवाइड हो रहा है तो रिमाइंडर क्या होगा, तो यहाँ से x की वैल्यू निकाल लेते थे हम, x की वैल्यू a आ जाएगी तो उसका रिमाइंडर होता था pa। ठीक है, तो यही काम हम इसमें करेंगे, यहाँ से x की वैल्यू आ जाएगी x माइनस 1 इज इक्वल टू 0, तो x की वैल्यू 1 आ जाएगी और ये पुट कर दीजिए x की पावर n माइनस 1 में, तो 1 की पावर n माइनस 1, 1 की पावर कुछ भी 1 ही रहेगा, 1 माइनस 1 0, इसका रिमाइंडर 0 आ रहा है, 0 आ रहा है, इसका क्या मतलब है कि पूरा पूरा डिवाइड हो रहा है, तो x की पावर n माइनस 1 हमेशा x माइनस 1 से डिवाइड होगा, चाहे x कुछ भी हो या n कुछ भी हो। ठीक है, तो यहाँ x क्या है 49 और n क्या है 15, तो n से तो कोई मतलब नहीं है, हमें x माइनस 1 से डिवाइड होगा, तो x की वैल्यू 49 माइनस 1, तो 48 से डिवाइड होगा, या 48 को लिख सकते हैं 8 मल्टीप्लाई बाय 6, तो 14 8 से भी होगा, 8 से भी होगा, 6 से भी होगा, और इसको भी 2 से भी हो जाएगा, 3 से भी हो जाएगा, तो ऑप्शन में देख लेते हैं 50 से नहीं होगा, 48 से हो जाएगा, 29 से नहीं होगा और 8 से हो जाएगा, तो ऑप्शन सेकंड और फोर्थ, ऑप्शन सेकंड और फोर्थ, तो ऑप्शन सी में है। ठीक है, तो ऑप्शन सी सही हो जाएगा। नेक्स्ट ये कुछ ट्रिग्नोमेट्रिक एक्सप्रेशन दिया हुआ है, कॉस 135 डिग्री, साइन 210 डिग्री, कॉस 150 डिग्री एंड साइन 270 डिग्री और कॉस 315 डिग्री। ठीक है, तो इसके लिए पहले आपको ये डिग्री की वैल्यू पता होनी चाहिए, पहले टेबल बना लेते हैं हम। टेबल से पहले वो देख लेते हैं कि इसको ब्रेक कैसे करते हैं, कि 135 और 210 270 इनकी वैल्यू तो हमें नहीं पता होगी, तो वो कैसे निकालेंगे। तो आपको एक चीज़ याद रखनी है कि सबसे पहले तो ये होता है 0 से 90, ये होता है 90 से 180, ये होता है 180 से 270 और ये होता है 270 से 360। इसमें सभी के सभी जो भी साइन कॉस टेन कॉट सब होंगे, सब पॉजिटिव होंगे। ठीक है, ठीक है, और सेकंड में ए एस, एस मतलब साइन और कॉसेक, ये पॉजिटिव होंगे बाकी नेगेटिव। ए एस टी, टी का मतलब टेन और कॉट, ये पॉजिटिव होंगे बाकी सब नेगेटिव। सी कॉस, और कॉस का अपोजिट होता है सेक, तो ये दोनों पॉजिटिव होंगे बाकी सब नेगेटिव। ठीक है, और दूसरी चीज़ आपको याद रखनी है, कोई भी दिया हो जैसे 135 210 150, तो इनको हमें किस तरीके से चेंज करना है, जो भी एंगल दिया है उसको हम इस तरीके से लिखेंगे एन इंटू 90 डिग्री प्लस माइनस थीटा। ठीक है, अब दो चीज़ें याद रखनी है, अगर एन ऑड है तो जो भी दिया हुआ है जैसे साइन दिया हुआ है तो वो चेंज होता है कॉस में, साइन के बाद कॉस होता है साइन में, टेन होता है चेंज कॉट में और कॉट चेंज टेन में, और सेक होता है कोसेक में और कोसेक होता है सेक में। ठीक है, इस तरीके से चेंज हो जाते हैं, और बाकी ये कितना डिग्री बैठेगा, जैसे 90 प्लस है या 180 प्लस है 180 माइनस है, साइन इसके अकॉर्डिंग लगा लेंगे। अगर एन इवन है तो कोई चेंज नहीं होगा, साइन का साइन ही रहेगा, कॉस का कॉस ही रहेगा, टेन का टेन ही रहेगा। ठीक है, इस तरीके से कोई भी चेंज नहीं होगा। अब जैसे देख लेते हैं, इनकी पहले अलग अलग सबकी वैल्यू लिख लेते हैं। ये दिया हुआ पहला साइन कॉस 135, कॉस 135, तो इसको लिख सकते हैं कॉस 90 प्लस 45। ठीक है, यहाँ एन की वैल्यू कितनी हो जाएगी 1, तो ये क्या है 1 ऑड है, तो ऑड है तो चेंज हो जाएगा, ये चेंज किस में हो जाएगा, कॉस होता है साइन में, तो साइन 45 हो जाएगा। और यहाँ से साइन कन्वेंशन से देख सकते हैं कि 90 प्लस थीटा, 90 प्लस थीटा, 90 प्लस थीटा आएगा सेकंड क्वाड्रेंट में, और सेकंड क्वाड्रेंट में सिर्फ साइन पॉजिटिव होता है बाकी नेगेटिव, तो ये कॉस है, तो ये क्या साइन पॉजिटिव होता है बाकी सब नेगेटिव होते हैं, तो ये कॉस है, कॉस होगा नेगेटिव। ठीक है, तो यार माइनस के साइन 45, और साइन 45 की वैल्यू होती है 1/√2। दूसरा कितना है साइन 210 डिग्री, तो साइन 210 डिग्री को लिख सकते हैं साइन 180 प्लस 30 डिग्री। ठीक है, और इसको लिख सकते हैं 180 को 2 मल्टीप्लाई बाय 90 प्लस 30, तो ये 2 आ गया, 2 मतलब इवन नंबर, इवन कोई चेंज नहीं होगा, साइन का साइन में ही रहेगा, तो साइन 30 आ जाएगा। ठीक है,
और दूसरा क्या देखना था हमें साइन, तो साइन 180 प्लस थीटा, 180 प्लस थीटा मतलब इसमें आएगा थर्ड क्वाड्रेंट में, इसमें बस टेन और कॉट पॉजिटिव होते हैं तो साइन नेगेटिव होगा, साइन नेगेटिव। और साइन 30 डिग्री की वैल्यू कितनी होती है, माइनस के 1/2। इसी तरीके से निकाल लेते हैं कॉस 150 डिग्री की, कॉस 150 डिग्री, तो इसे लिख सकते हैं कॉस 90 प्लस थीटा। ठीक है, तो एन क्या है 1, तो 1 क्या है ऑड, तो ऑड है तो चेंज हो जाएगा, साइन कॉस का हो जाएगा साइन 60 डिग्री। और कॉस 90 प्लस थीटा, 90 प्लस थीटा सेकंड क्वाड्रेंट में आएगा, सेकंड क्वाड्रेंट मतलब नेगेटिव, और साइन 60 की होती है माइनस के √3/2। अब क्या बचा साइन 270 और कॉस 315। पहले कॉस 315 की निकाल लेते हैं, कॉस 315 इसको लिख सकते हैं कॉस 270 प्लस 45, तो हो जाएगा कॉस, इसको लिख सकते 270 को 3 × 90, 90 थी 270 हो जाएगा, और ये 45 डिग्री, तो ये कितना हो जाएगा, 3 है 3 मतलब ऑड, ऑड तो चेंज हो जाएगा साइन में, साइन 45, और ये 270 प्लस थीटा, तो ये किस में आएगा, फोर्थ क्वाड्रेंट में, फोर्थ क्वाड्रेंट में मतलब कॉस पॉजिटिव होता है तो ये पॉजिटिव रहेगा, और साइन 45 की वैल्यू होती है 1/√2। अब हमारा एक और बचा साइन 270, साइन 270 की भी यहीं निकाल लेते हैं, साइन 270, तो साइन 270 को ऐसे लिखते हैं 180 प्लस 90, और 180 को 2 × 90, तो 2 क्या है यहाँ पर इवन, इवन चेंज नहीं होगा तो आ जाएगा साइन 90 और 180 प्लस थीटा मतलब थर्ड क्वाड्रेंट, थर्ड क्वाड्रेंट का मतलब नेगेटिव, तो साइन 90, तो साइन 90 की वैल्यू कितनी होती है, साइन 90 की वैल्यू होती है 1, तो आ जाएगा माइनस के 1। ठीक है, अब इसको यहाँ सॉल्व कर ले, अब सबकी वैल्यू मिल गई, बस पुट करके सॉल्व करना है। आ जाएगा कॉस 135 डिग्री, साइन 210 डिग्री, कॉस 150 डिग्री अपॉन साइन 270 और कॉस 315 डिग्री। ठीक है, तो सबसे पहले कॉस 135, कॉस 135 की वैल्यू कहाँ से निकाली थी हमने, कॉस 135 की वैल्यू माइनस के 1/√2, तो यहाँ पुट कर दीजिए माइनस के 1/√2। उसके बाद साइन 210, साइन 210 की वैल्यू कहाँ निकाली थी हमने, साइन 210 की माइनस के 1/2 मल्टीप्लाई बाय माइनस के 1/2। कॉस 150, कॉस 150 की वैल्यू ये रही, कॉस 150 की माइनस के 3√2 अपॉन, माइनस के 3√2/2, माइनस के 3√2, फिर साइन 270, साइन 270 की -1, उसके बाद कॉस 315, कॉस 315 की है 1/√2, ये 1/√2, तो एक माइनस से एक माइनस कैंसिल हो जाएगा, ये पूरा 1/√2 से 1/√2 कैंसिल, फिर कितना बचेगा माइनस माइनस प्लस हो जाएगा, और ये हो जाएगा √3 और 2 × 2 4, तो आ जाएगा √3/4, तो ऑप्शन डी करेक्ट हो जाएगा। ठीक है, ये सारी वैल्यू इसलिए निकालेंगे क्योंकि कैलकुलेशन में आसानी रहे, और आप अगर इनके अलावा कोई वैल्यू आए तो उन्हें आप आसानी से कैसे निकालनी है वो भी पता चल जाए आपको। ठीक है, तो नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है दो सतत विषम संख्याओं, सतत मतलब कंसेक्यूटिव या कंटिन्यूस, विषम मतलब ऑड संख्याओं का गुणनफल 6723 है तो छोटी संख्या का वर्गमूल। पहले इसके फैक्टर कर लेते हैं, 6 7 2 3, तो ये 2 से तो नहीं होगा डिवाइड क्योंकि ऑड नंबर है, 3 से देख लेते हैं, 6 7 13, 13 और 2 15 और 3 18, तो 3 से हो जाएगा, तो 3 से डिवाइड करेंगे, 3 2 6, 3 2 6, 3 4 12, 3 1 3, 2 2 4 4 8 और 1 9, अब भी 3 से हो जाएगा, तो 3 से करेंगे 3 7 3 7 21 21 बचा 1 14, 3 4 12 और 3 7 21, 7 14 4 18, फिर 3 से हो जाएगा, 3 से करेंगे 3 2 6, 1 3 4 12, 3 9 27, अब भी 3 से हो जाएगा, 3 8 24 और 3 3 9, अब 83 आ गया, 83 प्राइम नंबर था वो किसी से नहीं होगा, 83 से ही होगा बस, तो 3 × 3 × 3 × 3 और 83। ठीक है, अब इन सबकी मल्टीप्लाई करेंगे तो आ जाएगा 81 × 3। ठीक है, अब ये दोनों ऑड नंबर हैं और कंसेक्यूटिव भी हैं, मतलब सतत भी हैं और ऑड नंबर भी हैं, तो छोटा नंबर क्या है 81, तो 81 का हमें वर्गमूल बताना था, वर्गमूल मतलब स्क्वायर रूट, तो 81 का स्क्वायर रूट कितना आता है 9, तो ऑप्शन बी करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट, यदि x² + px - q तथा 5x² - 3px - 15q का महत्तम समावर्त है x - 3 हो तो p
तथा क्यू के मान, ठीक है। महत्तम समावर्ती क्या होता है, HCF, HCF मतलब हाईएस्ट कॉमन फैक्टर। तो x-3 पहली इक्वेशन का भी फैक्टर होगा और दूसरी इक्वेशन का भी फैक्टर होगा, ठीक है। तो क्वाड्रेटिक इक्वेशन में 2 फैक्टर आएंगे, तो उसमें से एक x-3 होगा, ठीक है। अगर एक फैक्टर x-3 है तो x = 3 इन दोनों इक्वेशन का सॉल्यूशन होगा, ठीक है। सॉल्यूशन होगा तो इन दोनों इक्वेशन को सेटिस्फाई करेगा तो इसमें पुट कर देते हैं x की वैल्यू जो आई 3, ठीक है। तो 3 का स्क्वायर प्लस p इंटू 3 माइनस q = 0। 3 का स्क्वायर 9 प्लस 3p माइनस q = 0। 3p माइनस q, इस 9 को इधर ले जाइए तो आ जाएगा माइनस का 9। तो इक्वेशन फर्स्ट ये हो जाएगी। अब सेकंड इक्वेशन में पुट कर दीजिए। सेकंड इक्वेशन क्या है, 5x² माइनस 3px माइनस 15q = 0। तो x की वैल्यू पुट करेंगे 3 माइनस 3p इंटू 3 माइनस 15q = 0। तो जाएगा 3 का स्क्वायर 9, 9 5 से 45 माइनस 3 से 9p माइनस 15q = 0। माइनस 9p माइनस 15q, इसको ले जाएंगे राइट साइड तो हो जाएगा माइनस के 45। एक तो तीनों में से माइनस और 3 कॉमन ले सकते हैं, तो यहाँ कितना बचेगा 3p, यहाँ प्लस के 5q और यहाँ बचेगा प्लस के 15। तो सेकंड इक्वेशन ये होगी। अब इन दोनों इक्वेशन को सॉल्व करना है, तो किसी भी मेथड से सॉल्व कर सकते हैं, तो एलिमिनेशन मेथड से सॉल्व कर लेते हैं ना। यहाँ पर p के कोफिशिएंट दोनों के सेम है तो बस माइनस करना है हमें। तो इस फर्स्ट इक्वेशन को इसके नीचे लिख लीजिए, माइनस q = -9। माइनस करना होता है तो साइन चेंज करते हैं, प्लस का माइनस, माइनस का प्लस, माइनस का प्लस। तो 3p से 3p कैंसिल, 5q प्लस 1q 6q = 15 प्लस 9, 15 प्लस 9 कितने हो जाएंगे 24। तो 6 से कैंसिल कर सकते हैं, 6 4 जाए तो q की वैल्यू कितनी आ जाएगी 4। q की वैल्यू 4 आ गई और q की वैल्यू यहाँ पुट कर किसी भी क्वेश्चन में पुट कर सकते हैं, तो इसमें पुट कर लेते हैं। तो 3p माइनस 4 = माइनस के 9। तो 3p = -9, ये 4 राइट साइड जाएगा प्लस का हो जाएगा। तो 3p = माइनस के 5 और p = माइनस के 5/3। तो p की वैल्यू कितनी रहेगी माइनस के 5/3 और q की 4। तो ऑप्शन चेक कर लेते हैं, ऑप्शन कौन सा सही होगा, माइनस के 5/3 और 4। तो ऑप्शन सी करेक्ट हो जाएगा, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन, एक बेलन, अर्धगोला तथा शंकु जिनकी आधार और ऊंचाई बराबर है, मतलब जिनकी आधार और आधार मतलब उनकी त्रिज्या, ठीक है। ठीक है, बेस सेम है तो उसका मतलब त्रिज्या ही हो गया, क्योंकि बेलन और ये तीन नीचे से तो सेम ही होते हैं, सर्कुलर, अर्धगोला और शंकु इस तरीके से। तो इनका बेस सेम है तो इसका मतलब इनकी त्रिज्या भी बराबर है। तो ऊंचाई एक समान है, उनके वक्र पृष्ठीय क्षेत्रफलों में कितना अनुपात होगा। तो इन तीनों को वक्र पृष्ठीय क्षेत्रफल लिख लेते हैं पहले। बेलन, बेलन मतलब सिलेंडर, सिलेंडर का कितना होता है CS है या वक्र पृष्ठीय क्षेत्रफल 2πRH। अर्धगोला, अर्धगोला या सेमी सर्किल, इसका होता है 2πr², ठीक है। पूरे सर्किल का 4πr² और सेमी सर्किल का 2πr²। और इसका एक क्या बचा, शंकु, शंकु मतलब कोण, कोण का होता है πRL, ठीक है। तो R रेडियस और हाइट के बारे में उसने बताया कि सेम है, लेकिन अब L क्या होता है स्लैंटिंग हाइट, तो वो तो नहीं पता हमें, तो उसे निकाल लेते हैं। L का और R और H का रिलेशन क्या होता है, L = √R² प्लस H²। R और H तो आपस में बराबर है, तो H की जगह भी R पुट कर देंगे तो हो जाएगा 2R², या इसको लिख सकते हैं R√2, ठीक है। तो L की वैल्यू कितनी है R√2, तो यहाँ पुट कर दीजिए। R और H सेम है तो H की जगह भी R ही पुट कर देंगे, 2πR × R, 2π और ये ऑलरेडी R² है ये, तो इसको R × R, π × R, और L की वैल्यू कितनी है R√2। तो पाई तीनों में है, पाई पाई पाई, तो ये ख़त्म, R, ठीक है। दोनों में दो दो, तीनों में दो दो बार आ रहा है तो ये भी ख़त्म। तो यहाँ से क्या बचा 2 2 और √2, ठीक है। तो ये तो किसी भी ऑप्शन में नहीं है, तो 2 को लिख सकते हैं √2 × √2, और इसको भी लिख सकते हैं √2 × √2, और ये एक √2 है तो इससे ये कैंसिल, ठीक है। एक एक √2 कैंसिल, तो कितना बचा √2 रेशो √2 रेशो 1। तो ऑप्शन बी करेक्ट हो जाएगा, √2 रेशो √2 रेशो 1। नेक्स्ट क्वेश्चन,
यदि 15% लाभ और 100% हानि का अंतर, कोई चीज़ मान लेते हैं 100 रुपये की, तो उस पर 15% प्रॉफिट कितना होगा, ठीक है, तो 15 रुपये हो जाएगा, तो कितना हो जाएगा 115, और 15% हानि मतलब 15 रुपये की लॉस हो गया, तो कितना -100 से 15 माइनस कर दिया 85 का अंतर, ठीक है। अब 85 से 115, 115 का डिफरेंस कितना है 30% में मान लीजिए 30% का अंतर 450 है, तो 30% की वैल्यू कितनी दी है 450। तो क्रय मूल्य कितना है, क्रय मूल्य कितना था, पूरा 100% था, तो 100% की वैल्यू निकालनी है, तो 1% की कितनी हो जाएगी 30 से डिवाइड कर देंगे, तो 0 से 0 और ये 15 टाइम्स, और तो हमें 100% की चाहिए, तो 100 की मल्टीप्लाई कर दीजिए, 15 में 100 की मल्टीप्लाई करेंगे तो ये आ जाएगा 1500 या 1500 रुपये, तो ऑप्शन सी करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट, यदि त्रिभुज ए बी सी एक समद्विबाहु त्रिभुज है जिसमें एंगल ए बी सी 90 डिग्री है, एक एंगल बना लेते हैं, सॉरी ट्राइंगल ए बी सी 90 है, तो ए बी और सी, तो बी एंगल पर क्या बनना है, बी पॉइंट पर 90 डिग्री एंगल बन रहा है। समद्विबाहु त्रिभुज है, समद्विबाहु मतलब आइसोसेलेस, तो वो क्या होता है जिसकी दो साइड सेम हो, तो ये तो 90 डिग्री के सामने वाली हाइपोटेनियस होती है, हाइपोटेनियस मतलब सबसे बड़ी साइड होती है ये तो, ठीक है, या जिसे हिंदी में कर्ण भी कहते हैं। तो ये दोनों बची साइड, ये दोनों आपस में बराबर होंगी, ए बी किसके बराबर होगी, बी सी के बराबर होगी, ठीक है। तो ट्राइंगल ए बी सी के बारे में सत्य कथन है, तो कौन सा कथन सत्य है, तो इसमें राइट एंगल ट्राइंगल है, पाइथागोरस थ्योरम ही पूछी उसने हमसे इनडायरेक्टली वैसे तो पाइथागोरस थ्योरम क्या होती है, हाइपोटेनियस, हाइपोटेनियस पूरा लिख देता हूँ चलो एक बार, हाइपोटेनियस का स्क्वायर इज इक्वल टू बेस का स्क्वायर प्लस परपेंडिकुलर का स्क्वायर, या हिंदी में लिख सकते हैं कर्ण का स्क्वायर, आधार का स्क्वायर प्लस लंब का स्क्वायर, ठीक है। इनकी अब वैल्यू पुट कर दीजिए। कर्ण हाइपोटेनियस क्या होता है, 90 डिग्री के सामने वाली, जो क्या है ए सी का स्क्वायर इज इक्वल टू आधार हो गया बी सी का स्क्वायर और लंब हो गया ए बी या परपेंडिकुलर, तो ए सी तो ऐसे ही रहेगा, ए बी और बी सी आपस में बराबर है, ठीक है, क्वेश्चन में गिवन है, तो ए बी दे रखा है ज़्यादातर तो इन्होंने, ठीक है। ऑप्शन ये तो नहीं हो सकता क्योंकि ए बी अलग दिया हुआ है, तो ए बी तो परपेंडिकुलर है, ठीक है, ये नहीं होगा, बी सी भी नहीं हो सकता, अब दिया हुआ उन्होंने ए बी तो बी सी की जगह ए बी पुट कर दीजिए, तो ए बी का स्क्वायर प्लस ए बी का स्क्वायर, तो कितना हो जाएगा 2ab का स्क्वायर, ए सी स्क्वायर इज इक्वल टू 2 इंटू ए बी का स्क्वायर, तो ये कौन सा ऑप्शन हो जाएगा, ऑप्शन बी ऑप्शन बी करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट, यदि कोई व्यक्ति किसी वृत्ताकार पथ का 4/5वां भाग 5 मिनट में तय करता है, तब उसी चाल से उस पूर्ण पथ की एक परिक्रमा करने में व्यतीत समय, मतलब उसे एक पूरा चक्कर लगाने में कितना टाइम लगेगा ये बताना है हमें। तो 4/5 पार्ट जो कितने में कर लेता है, m मिनट में। 4/5 का मतलब क्या है, टोटल मान लीजिए 5 पार्ट है टोटल, और उसमें से 4 पार्ट को कितना टाइम लग रहा है उसे, m मिनट, तो 4 पार्ट में कितना लग रहा है उसे m मिनट, तो 1 मिनट में एक पार्ट में कितना लगेगा m/4 मिनट, और टोटल कितने मायने में 5, तो 5 में कितना लगेगा 5 की मल्टीप्लाई कर दीजिए, मल्टीप्लाई बाय 5, तो हो जाएगा 5m/4 मिनट, तो कौन सा ऑप्शन सही हो जाएगा 5m/4, ये तो ऑप्शन ही सारे गलत दिए हुए हैं, 5m/4, इफ m को यहाँ से हटा के ऊपर लिख लीजिए, ऑप्शन सी करेक्ट हो जाएगा, ठीक है, वो m गलती से नीचे लिखा हुआ है। नेक्स्ट क्वेश्चन, यदि गोले की त्रिज्या में 50% की वृद्धि की जाए तो उसके पार्श्व क्षेत्रफल में कितने प्रतिशत की वृद्धि होगी, ठीक है। तो जब भी इस तरीके से चाहे कोई भी शेप हो, स्क्वायर रेक्टेंगल, अगर किसी के एरिया में कितना चेंज होगा तो वो कैसे निकालते हैं, a प्लस बी प्लस ए बी अपॉन 100, ठीक है। ए बी क्या है, लेंथ और ब्रेड्थ, तो यहाँ रेड गोले की बात हो रही है, तो उसमें तो लेंथ ब्रेड्थ सब रेडियस ही होती है, ठीक है, तो रेडियस, इसके लिए ऐसे लिख सकते हैं रेडियस प्लस रेडियस, और रेडियस मल्टीप्लाई रेडियस, तो रेडियस का स्क्वायर अपॉन 100, तो कितना चेंज हो रहा है 50% का चेंज हो रहा है, तो 50, ठीक है, चेंज मतलब वृद्धि इंक्रीमेंट हो रहा था, प्लस साइन के साथ लेना है, 50 प्लस स्क्वायर के लिए 50 मल्टीप्लाई बाय 50 अपॉन 100, 2 0 से 2 0 कैंसिल, 50 50 100 एंड 5 5 से 25, तो हो जाएगा 125% का इंक्रीमेंट, ठीक है, पॉजिटिव साइन के साथ आया, इसका मतलब इसमें भी इंक्रीमेंट ही होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन,
रेखाएं x इजिकल टू 1 और y इजिकल टू 1 के प्रतिच्छेद बिंदु का निर्देशांक, मतलब कोऑर्डिनेट बताना है। ये 2 लाइन दी हुई हैं तो इसको बना लेते हैं। ये x कोऑर्डिनेट है, ये y कोऑर्डिनेट, ठीक है। ये यहाँ 0 होता है ओरिजिन, 1 2 3 इस तरीके से, इधर भी 1 2 और 3। तो x इक्वल टू 1, तो x इक्वल टू 1 यहाँ पर होगा, यहाँ पर मतलब इस पूरी लाइन पर होगा, और y इक्वल टू 1 इस पूरी लाइन पर होगा, ठीक है। तो इनका इंटरसेक्शन पॉइंट प्रतिच्छेदन बिंदु ये है, तो इसके कोऑर्डिनेट क्या होंगे 1, 1। तो ऑप्शन डी करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, यदि दो धनात्मक संख्याओं का समांतर माध्य तथा गुणोत्तर माध्य 5 तथा 3 है तो संख्याएं ज्ञात करो, ठीक है। समांतर माध्य क्या होता है कि सभी का सम कर दो, जैसे समांतर माध्य है पदों का योग बटे पदों की संख्या है, जैसे 2 नंबर हैं तो दोनों का प्लस करो, और कितनी संख्या है 2, तो 2 से डिवाइड करो, तो ये तो होगा समांतर माध्य है 5। तो a प्लस बी इजिकल टू 2 को इधर भेज दो मल्टीप्लाई में 10, ठीक है। एक कंडीशन तो हमें यहाँ से मिल गई। दूसरी उनका गुणोत्तर माध्य, गुणोत्तर माध्य मतलब उन जितने भी नंबर हैं, 2 नंबर हैं तो दोनों की मल्टीप्लाई और उतने ही टाइम्स रूट, तो 2 है तो 2 टाइम्स मतलब स्क्वायर रूट, इसकी वैल्यू कितनी है 3, तो इन दोनों का स्क्वायर कर दीजिए दोनों तरफ। तो ए बी मतलब इज इक्वल टू 3 का स्क्वायर 9, दूसरी कंडीशन ये मिल गई। या तो इसे हम सॉल्व कर सकते हैं, सॉल्व करेंगे तो क्वाड्रेटिक इक्वेशन बनेगी, उससे अच्छा हम इसे ऑप्शन से चेक कर लेते हैं। 2 ऐसे नंबर जिनका सम 10 आए, 4 और 8 12 नहीं हो सकता, 4 और 2 6 नहीं हो सकता, 6 और 4 20 होगा, सॉरी 16 और 4 20 होगा, ये भी नहीं हो सकता, 9 और 1 10, एक ही ऑप्शन है जिसमें सही हो रहा है, ठीक है। दूसरी कंडीशन भी चेक कर लेते हैं, दोनों नंबरों की मल्टीप्लाई करने पर भी 9 आना चाहिए, तो 9 1 जा 9, तो ऑप्शन सी ही करेक्ट हो जाएगा, ठीक है। बिना किसी कैलकुलेशन के कर सकते हैं आसानी से। नेक्स्ट, दो घनों के आयतनों का अनुपात 27:64 है तो इसके संपूर्ण पृष्ठ के क्षेत्रफलों का अनुपात, ठीक है। इसको फर्स्ट 2 हैं तो इनको 1 और 2 मान लेते हैं। तो आयतन क्या होता है घन का, भुजा की पावर साइड की पावर 3, ठीक है। तो इसको S1 की पावर 3 अपॉन S2 की पावर 3, साइड S1 S2 मान लेते हैं, तो कितना दिया हो 27:64, दोनों तरफ क्यूब रूट ले लीजिए, तो S1 अपॉन S2 कितना आ जाएगा 27 का क्यूब रूट 3 और 64 का 4, ठीक है। हमें एक रिलेशन मिल गया अब इसकी साइड में। और संपूर्ण पृष्ठ का क्षेत्रफल क्या होता है 6 इंटू साइड का स्क्वायर, मतलब S1 का स्क्वायर 6 इंटू S2 का स्क्वायर, तो 6 से 6 कैंसिल, S1 और S2 को ऐसे लिखते हैं S1 अपॉन S2 का होल स्क्वायर एक साथ, और S1 S2 की वैल्यू क्या है 3/4 या 3:4, तो स्क्वायर करने पर आ जाएगी 9:16 या 9/16, तो 9:16, तो ऑप्शन डी करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, x की पावर 4 प्लस 1/x की पावर 4 इज इक्वल टू 14, तो x³ प्लस 1/x³ का मान, ठीक है। ये थोड़ा बड़ा क्वेश्चन है, इसको सॉल्व करना पड़ेगा पूरा। x की पावर 4 प्लस 1/x की पावर 4 दिया हुआ में 14, तो यहाँ से क्या कर सकते हैं x इसका होल स्क्वायर बनाते हैं, होल स्क्वायर प्लस 1/x स्क्वायर प्लस 2 इंटू 1/x स्क्वायर इंटू एक्स स्क्वायर, ठीक है। 14, ये तो 2 से 2 एक्स स्क्वायर से एक्स स्क्वायर कैंसिल हो जाएगा, तो 2 बचेगा, तो इधर हमने क्या करा 2 ऐड करा है, तो इधर भी 2 ऐड कर देंगे दोनों तरफ, तो ये क्या बन जाएगा एक्स स्क्वायर प्लस 1/x स्क्वायर का होल स्क्वायर, और 14 और 2 16, तो यहाँ से दोनों तरफ का स्क्वायर रूट ले लीजिए, तो ये बचेगा एक्स स्क्वायर प्लस 1/x स्क्वायर, और 16 का स्क्वायर रूट लेंगे तो 4, ठीक है। इधर से स्क्वायर रूट लेंगे तो स्क्वायर कैंसिल हो जाएगा। अब यहाँ भी इसका एक बार और कर लीजिए, एक्स स्क्वायर प्लस 1/x स्क्वायर प्लस 2 इंटू एक्स इंटू 1/x इज इक्वल टू 4। अब ये एक्स से एक्स कैंसिल हो जाएगा, ठीक है। तो यहाँ 2 ही तो ऐड करा है हमने, तो इधर भी 2 ऐड कर दीजिए, तो एक्स ये कितना इसका हो जाएगा a प्लस बी का होल स्क्वायर, तो एक्स प्लस 1/x का होल स्क्वायर इज इक्वल टू 6। तो यहाँ से भी क्या करेंगे हम स्क्वायर रूट ले लेंगे, तो एक्स प्लस 1/x की वैल्यू कितनी आ जाएगी स्क्वायर रूट ऑफ 6, ठीक है। हमें चाहिए क्या, हमें चाहिए x³ प्लस 1/x³, तो x प्लस 1/x की होल क्यूब क्या होता है x³ प्लस 1/x³
-3 इंटू एक्स इंटू 1/x ब्रैकेट में x प्लस 1/x। तो इस x से x कैंसिल, ये प्लस आएगा, और x प्लस 1/x की वैल्यू पता है हमें √6 की पावर 3 इज इक्वल टू x³ प्लस 1/x की वैल्यू चाहिए हमें, तो इसे ऐसे रहने देंगे, +3 और x प्लस 1/x की वैल्यू √6। तो यहाँ से √6 की क्यूब, तो इसे ऐसे लिख सकते हैं √6 मल्टीप्लाई √6 मल्टीप्लाई √6, ठीक है। और इसकी वैल्यू तो हमें निकालनी है, तो इसको तो चेंज नहीं करेंगे, x³ प्लस 1/x³ प्लस 3√6, ठीक है। इसे इधर लिख लेते हैं, तो √6 मिलकर क्या बन जाएगा, मल्टीप्लाई होगा 6, तो हो जाएगा 6√6, और ये 3√2 है, तो इसे दूसरी साइड ले जाएंगे तो कितना हो जाएगा, माइनस का 3√6, और ये बचा x³ प्लस 1/x³, तो बचेगा 3√6, 6 में से 3 माइनस करेंगे तो 3 बचेगा, तो यही हमें निकालना था x प्लस 1/x³ की वैल्यू, तो कितनी आएगी 3√6, 3√6, ठीक है। तो इसमें और भी चेंजेस दे रखे हैं, तो 3√6 ये तो आ गया, ठीक है। 3√6 आ गया, तो 3√2 में तो ये चेंज नहीं हो सकता, तो डी तो ऑप्शन नहीं हो सकता, ठीक है। तो डी को हटा दीजिए, ये डी और ये डी, तीनों ऑप्शन खत्म, तो एक ऑप्शन बचता है बी, तो ऑप्शन ए बी सी, मतलब ये ए बी सी जो 3 आंसर दिए हुए हैं ये सही हो जाएंगे, ए बी और सी। अब ये चेंज कैसे होंगे इसको ये और देख लेते हैं एक बार, ठीक है। ये ऑप्शन से तो हो ही गया, और सॉल्व कैसे करना है, अगर 2 ऑप्शन होते एक जैसे तो फिर कैसे करते, मतलब जिनमें ए बी सी होता। तो ये हमारा है 3√6, ऑप्शन बी में दिया हुआ है 18√6, मतलब अपॉन में √6 आना चाहिए, तो इसके अपॉन में तो 1 है, तो यहाँ कर दीजिए √6 की मल्टीप्लाई, ठीक है। तो 3 और √6 6 अपॉन नीचे 6, तो ये आ जाएगा 18√6, तो जो ऑप्शन बी है, ठीक है, ऑप्शन बी भी आ गया। अब सी में क्या है, 9 बाहर है, अपॉन में अंडर रूट और अंडर√3, कोई बात नहीं, 18 अंडर√6 को लिख सकते हैं अंडर√2 इंटू अंडर√3, ठीक है। अंडर√3 तो हमें चाहिए, अंडर√2 को हटाना है, तो अंडर√2 की मल्टीप्लाई कर दीजिए, ठीक है। तो कितना हो जाएगा 18 अंडर√2 अपॉन 2, इन दोनों की मल्टीप्लाई करेंगे तो, और √3, 2 9 सा, ठीक है। तो 9 और ये अंडर√2 अंडर√3 को एक साथ लिख सकते हैं अंडर√2 अपॉन अंडर√3, तो ये ऑप्शन सी भी आ गया, ठीक है। तीनों आंसर आ गए हमारे, ए बी और सी, तो ऑप्शन इसका बी करेक्ट हो जाएगा, ठीक है। नेक्स्ट, यदि पेड़ पर बैठी B1 B2 व B3 तीन प्रकार की चिड़ियाओं में 3 7 5 का अनुपात हो तो तथा चिड़ियाओं B2 की संख्या B1 की संख्या में कितना अंतर की संख्या में अंतर संख्याओं 9 और 7 के गुणज की कोई संख्या भी हो, तब पेड़ पर बैठी चिड़ियाओं की कम से कम संख्या, ठीक है। तो एक पेड़ पर 3 चिड़िया बैठी हैं B1 B2 B3, जिनका रेशो दिया है 3:7:5, और जो B2 और B1 का जो डिफरेंस है इसको मान लेते हैं B1 B2 B3, तो ये 3x 7x और ये 5x, ठीक है। B1 और B2 का जो डिफरेंस है कितना 4x, ठीक है। 9 और 7 के गुणज की कोई संख्या हो सकती है, ठीक है, 9 और 7 तो होनी चाहिए उसमें, तो पेड़ पर बैठी चिड़ियाओं की कम से कम संख्या, तो ये जो x है वो 9 और 7 का गुणज तो होना चाहिए, ठीक है, क्योंकि 9 और 7 4 में तो आ नहीं सकता, तो 9 और 7 का गुणज होना चाहिए, ठीक है, कोई बात नहीं। और टोटल चिड़िया कितनी है 15x, तो हमें 15x की वैल्यू बतानी है, तो x की वैल्यू हमें यहाँ से क्या पता चली 63, और हो सकता है 63 1 63 63 2, ठीक है। 9 और 7 तो होना चाहिए, उसके अलावा और कुछ भी हो सकते हैं, 63 मल्टीप्लाई बाई 3 भी हो सकता है, 63 मल्टीप्लाई बाई 4, कुछ भी नंबर हो सकता है, लेकिन एटलीस्ट 63 तो होना चाहिए। और उसने पूछा कम से कम, तो कम से कम के लिए हम पहला वाले केस ले लेंगे कि सिर्फ 63 हो, तो 15 में 63 की मल्टीप्लाई कर दीजिए, x की वैल्यू 63 आई है ना, 3 5 15 कैरी 1 3 3 1, और कैरी का 1 था तो 4 हो जाएगा, 6 5 30 का 0 कैरी 3 6 1 6 और 3 9 5 4 और 9, तो 945, तो 945 ऑप्शन बी सही हो जाएगा, ठीक है। उसने कम से कम पूछा था, ज़्यादा से ज़्यादा तो निकाल ही नहीं सकते हम, क्योंकि वो तो हर बार एक नया नंबर आ सकता है उससे बड़ा, तो सबसे कम के लिए क्या करेंगे, बस 9 और 7 को ले लेंगे, तो 9 7 63, तो वही x की वैल्यू हो जाएगी। नेक्स्ट, यदि x इज इक्वल टू 2 माइनस √3 की होल पावर -1 देन द वैल्यू ऑफ दिस एक्सप्रेशन, x की वैल्यू दी हुई है 1/√3
ये दी हुई है 2 माइनस रूट थ्री की पावर -1, ठीक है। -1 है तो इसे नीचे ले जाएंगे तो पावर प्लस में हो जाएगी, तो हो जाएगा 1/2 माइनस रूट थ्री, ये हो जाएगी एक्स की वैल्यू। इसे रेशनलाइज कर लीजिए, तो रेशनलाइज करने के लिए क्या करेंगे, जो ये मिड वाला साइन है माइनस, बस इसे प्लस कर दीजिए और ऊपर नीचे इसकी मल्टीप्लाई कर दीजिए इसी नंबर की। तो ऊपर तो आ जाएगा 1 में मल्टीप्लाई करेंगे तो 2 प्लस रूट थ्री, और नीचे हो जाएगा a माइनस बी और a प्लस बी, ठीक है, a माइनस बी और a प्लस बी, तो ये हो जाता है ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर का, ठीक है। तो a क्या है 2, तो 2 का स्क्वायर 4 माइनस बी क्या है रूट थ्री, तो रूट थ्री का स्क्वायर 3, तो कितना हो जाएगा 2 प्लस रूट थ्री और 4 - 1 तो 1 बचेगा, 1 को लिखो मत लिखो उससे कोई फर्क नहीं पड़ेगा। x इज इक्वल टू 2 प्लस रूट थ्री, तो x की वैल्यू आ गई। अब हमें किसकी वैल्यू निकालनी है, एक्स क्यूब माइनस 2x स्क्वायर माइनस 7x प्लस 5, ठीक है। तो हमें अभी x की मिल गई, अब एक्स स्क्वायर की निकालेंगे, तो एक्स स्क्वायर के लिए क्या करेंगे, दोनों साइड का स्क्वायर कर दीजिए। तो ये ए स्क्वायर मतलब 2 का स्क्वायर 4, बी स्क्वायर मतलब 3 का स्क्वायर 3 प्लस 2ab, तो 2 रूट थ्री, तो 4 3 जा 4 प्लस 3 7 प्लस 2 2 जा 4 रूट थ्री, तो एक्स स्क्वायर की ये मिल गई हमें। अब एक्स क्यूब की और निकालनी है और फिर तीनों को यहाँ पुट कर देंगे। तो ये एक्स था, इस बार इसका क्यूब कर दीजिए, एक्स क्यूब, तो 2 प्लस रूट थ्री का क्यूब, तो कितना आ जाएगा, ये क्या पहले फॉर्मूला लिख लेते हैं एक बार, a प्लस बी का होल क्यूब, ये क्या होता है a का क्यूब प्लस b का क्यूब प्लस 3ab इंटू ए प्लस बी, तो a क्या है 2 और b क्या है रूट थ्री, तो 2 का क्यूब 8, 3 का क्यूब मतलब 3 की 3 बार मल्टीप्लाई करनी है, तो ये दोनों मिलके क्या बन जाएंगे, रूट थ्री की रूट थ्री में 3 और एक रूट थ्री बचेगा, तो 3 रूट थ्री प्लस 3ab 3 इंटू 2 इंटू रूट थ्री, और ए प्लस बी मतलब 2 प्लस रूट थ्री, तो कितना हो जाएगा 8 प्लस 3 रूट थ्री, हो जाएगा 3 2 जा 6 रूट थ्री और ब्रैकेट में 2 प्लस रूट थ्री, तो इसको सॉल्व कर लीजिए, 8 प्लस 3 रूट थ्री और इसके अंदर मल्टीप्लाई करेंगे तो हो जाएगा 12 रूट थ्री, फिर इसकी रूट थ्री में करेंगे तो 6 तो ऐसे ही रहेगा, और रूट थ्री की रूट थ्री में भी तो 3, तो 6 3 जा 18, अब 8 और 18 कितना हो जाएगा 26 और 12 प्लस 3 15 रूट थ्री, ठीक है। तो ये मिल गया हमें एक्स क्यूब की वैल्यू। अब इसे उठा के जो एक्सप्रेशन दिया था उसमें पुट कर देंगे, तो एक्स क्यूब की कितनी आई है वैल्यू 26 प्लस 15 रूट थ्री और एक्स स्क्वायर, तो 2x स्क्वायर की कितनी है, ये रही 7 प्लस 4 अंडर रूट थ्री माइनस 7, एक्स की कितनी है 2 प्लस रूट थ्री प्लस 5, तो 26 प्लस 15 रूट थ्री, अंदर मल्टीप्लाई कर लीजिए 2 की 14 और 2 की मल्टीप्लाई करेंगे तो 8 रूट थ्री, यहाँ 7 कर लीजिए 7 2 जा 14 और 7 रूट थ्री माइनस का प्लस 5, ठीक है। तो 26 और ये 14 सॉरी 26 और ये प्लस का 5, तो कितना हो जाएगा 31, और ये 14 और 14 माइनस का, हो जाएगा माइनस के 28, 15 रूट थ्री ये प्लस के हैं, ठीक है, प्लस के 15 रूट थ्री, 8 रूट थ्री माइनस के और माइनस के 7 रूट थ्री, तो ये भी माइनस के 15 रूट थ्री हो जाएंगे, तो 15 रूट थ्री से 15 रूट थ्री कैंसिल, 31 माइनस 28, तो कितना बचेगा 3, तो 3 और कौन सा ऑप्शन हो जाएगा देख लेते हैं, तो ऑप्शन बी करेक्ट हो जाएगा, ठीक है, जिसकी वैल्यू 3 है। इसको ठीक है, तो नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। 10 यदि 10 की क्यूब a प्लस a एक पूर्ण वर्ग संख्या हो तो कम से कम तो a में कम से कम अंकों की संख्या क्या होगी, 10 की पावर 3a प्लस a, तो दोनों में a कॉमन है तो a बाहर निकाल लीजिए, 10 की पावर 3 प्लस 1, ऐसे कैसे लिख सकते हैं, a 10 की पावर 3 मतलब 1000 प्लस 1, तो a हो जाएगा 1001
अब ये जो नंबर आया ये है एक पूर्ण वर्ग संख्या, मतलब परफेक्ट स्क्वायर नंबर है। तो ये बताना है कि ए में कम से कम कितनी डिजिट्स होंगी। तो 101 के पहले फैक्टर कर लेते हैं कि इसमें किस किस की ज़रूरत पड़ेगी हमें परफेक्ट स्क्वायर बनाने के लिए। तो एक किससे कैंसिल होगा, 1 और 1 11 से हो सकता है। तो 11 से 11 9 से 99, रिमाइंडर 1 11 1 से, ठीक है। 13 से हो सकता है, 13 7 से 91 और 7 से, ठीक है। तो ए इसको लिख सकते हैं 11 मल्टीप्लाई बाय 13 मल्टीप्लाई बाय 7, ठीक है। अब परफेक्ट स्क्वायर नंबर बनाने के लिए जो अगर कोई भी डिजिट्स है जैसे 11 है तो इसके दो पेयर होने चाहिए, 13 है उसके भी दो। तो ठीक है, ये परफेक्ट स्क्वायर कब बनेगा, जब उसमें एक 11 एक 13 और एक 7 और आ जाए, ठीक है। और ये बाकी का नंबर तो ये है ही 11 13 मल्टीप्लाई बाय 7, तब जाके ये बनेगा परफेक्ट स्क्वायर, ठीक है। तो हमें किस किस की ज़रूरत होगी, एक 11 की, एक 13 की और एक 7 की, ठीक है। कम से कम, ज़्यादा से ज़्यादा तो और भी नंबर ले सकते हैं, लेकिन एटलीस्ट इतने तो चाहिए ही हमें। तो इन तीनों की मल्टीप्लाई कर दीजिए तो कितना आ जाएगा 1001, क्योंकि उसी के फैक्टर थे ये। तो 1001 आया। तो इसमें कितनी डिजिट्स हैं, 4 डिजिट्स हैं, ठीक है। ये तो कम से कम है, और ज़्यादा से ज़्यादा तो हम किसी को भी बना सकते हैं। जैसे इसमें एक पेयर और ऐड कर दीजिए 2 इंटू 2, एक और कर दीजिए 3 इंटू 3, इस तरीके से हम कितने भी कर सकते हैं, ठीक है। लेकिन एटलीस्ट कितने की रिक्वायरमेंट है, इसकी तो ज़रूरत है ही 1001 या 11 मल्टीप्लाई बाय 13 मल्टीप्लाई बाय 7। तो कितनी डिजिट्स होगी, 4। तो ऑप्शन डी सही हो जाएगा, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन, पिता और पुत्र की वर्तमान आयु का योग 68 वर्ष है, ठीक है। तो पिता की मान लेते हैं फादर एफ और सन की है 68 ईयर्स। 8 वर्ष पूर्व उनकी आयु का अनुपात 12:1 है, तो 4 वर्ष बाद उनकी आयु का अनुपात होगा, ठीक है। तो 8 वर्ष पहले, तो 8 वर्ष पहले तो फादर की भी 8 साल कम कर दो और सन की भी 8 साल कम कर दो, मतलब टोटल में से 16 ईयर कम कर देंगे। तो 68 से 16 माइनस कर दीजिए तो कितना बचेगा 2 और 6 में से माइनस 52, ठीक है। जिसका रेशो दिया 12:1, तो टोटल कितना हो जाएगा 13 रेशो। 13 रेशो की वैल्यू कितनी है 52, तो 1 रेशो की कितनी आ जाएगी 4, 13 4 52, ठीक है। तो अभी 8 साल पहले का दिया 12:1, तो इनके फादर की एज कितनी हो जाएगी 48 और सन की कितनी हो जाएगी 4, ठीक है। ये तो था 8 साल पहले का, माइनस का 8 साल पहले का, ठीक। तो अभी प्रेजेंट की एज कितनी हो जाएगी, इसमें 8 साल और ऐड कर दीजिए तो ये हो जाएगी 56 और ये हो जाएगी 12। और हमसे पूछा 4 वर्ष बाद, तो इसमें 4 साल बाद मतलब 4 और प्लस कर दीजिए तो ये हो जाएगा 60 और ये हो जाएगा 16। तो हमें इसका रेशो बताना है, 4 4 जा 16, 4 से 15 है तो 15:4, ठीक है। इससे छोटा और नहीं हो सकता रेशो में, तो 15:4, तो ऑप्शन सी करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट समीकरण ए बी एक्स स्क्वायर इजिकल टू ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab x माइनस 1 के मूलों के व्युत्क्रम का योग, मतलब जो उसके रूट्स हैं उसका रेसिप्रोकल का समाधान है हमें। तो इस इक्वेशन को लिख लेते हैं ए बी एक्स स्क्वायर, ये ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab, तो ये फॉर्मूला है ए प्लस बी का होल स्क्वायर, इसे ऐसे लिख सकते हैं। और ये है x माइनस 1 इसके मल्टीप्लाई में, इसे एक तरफ लिख लेंगे पहले, इसे क्वाड्रेटिक इक्वेशन में चेंज कर देते हैं। इधर आएगा तो माइनस में आएगा ए प्लस बी का होल स्क्वायर x माइनस 1 इज इक्वल टू 0, हो जाएगा ए बी एक्स स्क्वायर माइनस ए प्लस बी स्क्वायर एक्स की मल्टीप्लाई, फिर इसमें करेंगे तो माइनस माइनस प्लस हो जाएगा ए प्लस बी का होल स्क्वायर इज इक्वल टू 0, ठीक है। अभी क्वाड्रेटिक इक्वेशन स्टैंडर्ड फॉर्म जो होती है उसमें चेंज हो गई। स्टैंडर्ड फॉर्म क्या होती है, ए एक्स स्क्वायर प्लस बी वाई बी एक्स प्लस सी इज इक्वल टू 0, ठीक है। मान लीजिए कि इसके दो रूट हैं अल्फा और बीटा, तो अल्फा प्लस बीटा सम ऑफ रूट्स क्या होता है माइनस के बी अपॉन ए, ठीक है। माइनस के कोफिशिएंट ऑफ एक्स अपॉन कोफिशिएंट ऑफ एक्स स्क्वायर, और अल्फा इंटू बीटा क्या होता है सी अपॉन ए, सी अपॉन ए मतलब कॉन्स्टेंट टर्म अपॉन कोफिशिएंट ऑफ एक्स स्क्वायर। तो इसके भी दो रूट मान लीजिए ऐसे अल्फा और बीटा, तो अल्फा प्लस बीटा क्या होगा माइनस के बी अपॉन ए, तो माइनस बी की जगह भी एक्स का कोफिशिएंट होता है तो ये पूरा है माइनस और ए प्लस बी का होल स्क्वायर अपॉन कोफिशिएंट ऑफ एक्स स्क्वायर, तो क्या है ये भी, तो माइनस माइनस प्लस हो जाएगा तो कितना हो जाएगा ए प्लस बी का होल स्क्वायर अपॉन ए बी, और प्रोडक्ट ऑफ द रूट क्या हो जाएगा अल्फा इंटू बीटा सी अपॉन ए, सी मतलब कॉन्स्टेंट टर्म जो ए प्लस बी का होल स्क्वायर है, ए प्लस बी का होल स्क्वायर अपॉन कोफिशिएंट ऑफ एक्स स्क्वायर, तो वो क्या है ए बी, ठीक है। और हमें निकालना क्या है जो उसके रूट्स हैं, रूट्स में क्या माने हमने अल्फा बीटा, तो इनका रेसिप्रोकल, तो रेसिप्रोकल मतलब 1 अपॉन अल्फा और 1 अपॉन बीटा का सम, तो इनको प्लस कर दीजिए, एलसीएम कितना आ जाएगा इनका अल्फा बीटा, तो यहाँ बीटा प्लस अल्फा या अल्फा प्लस बीटा लिख लीजिए, उससे कोई फर्क नहीं पड़ने वाला है, क्योंकि प्लस माइनस में आगे पीछे लिख सकते हैं, ठीक है।
और अब हमें यहाँ से अल्फ़ा प्लस बीटा की वैल्यू ये है, तो यहाँ पुट कर दीजिए, वो क्या है ए प्लस बी का होल स्क्वायर अपॉन ए बी, और अल्फ़ा इंटू बीटा की वैल्यू ये रही, इसे भी पुट कर दीजिए ए प्लस बी का होल स्क्वायर अपॉन ए बी। ठीक है, तो दोनों की सेम वैल्यू है, तो दोनों पूरा कैंसिल हो जाएगा, तो कितना बचेगा 1। तो ऑप्शन ए का बी करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट, कोई प्राकृतिक संख्या m के लिए गुणनफल m m+2 और m+4 हमेशा विभाजित होगा। मतलब इन तीनों नंबर्स का m m+2 और m+4, ठीक है, इन तीनों का प्रोडक्ट हमेशा किस नंबर से डिविजिबल होगा, ये बताना है। और m क्या है, एक प्राकृतिक संख्या। तो प्राकृतिक संख्या क्या होते हैं 1 2 3 4 5 इस तरीके से। तो सबसे पहले हम m = 1 ही ले लेते हैं। ठीक है, कोई भी 2 3 4 नंबर रेगुलर रख लीजिए, उससे पता चल जाएगा कि जो कॉमन आ रहा है वो सब में उसी नंबर से डिवाइड हो जाएगा। m = 1 रखेंगे तो 1 1+2 3 और 1+4 5। ठीक है, m = 2 पुट करिए, तो 2 × 2 + 2 4 और 2 + 2 4 और 2 + 4 6। ठीक है, तो इसे हम ऐसे लिख सकते हैं 2 4 और 6 को लिख सकते हैं 2 × 3। ठीक है, जिसकी जरूरत होगी उसके हिसाब से लिख लेंगे। m = 3 पुट कर लीजिए, तो 3 + 2 5 और 3 + 4 7। ठीक है, इन तीनों को चेक कर लेते हैं, क्योंकि 3 नंबर से पता चल जाता है। देखो 1 तो समय आता है, खैर 1 को छोड़ दीजिए क्योंकि 1 ऑप्शन में भी नहीं दिया। और उसके बाद 3। ठीक है, 3 यहाँ पर है, इसमें भी है और इसमें भी है। ठीक है, तो 3 हो जाएगा, और 5 इसमें है और किस इसमें है, लेकिन सेकंड वाले में नहीं है, तो 5 भी नहीं होगा। 7 लास्ट वाले में है, लेकिन इन दोनों में नहीं है, तो 7 भी नहीं होगा। तो क्या हो जाएगा, हमारा सही आंसर हो जाएगा 3 मतलब ऑप्शन सी करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, 9 की पावर 7 की होल पावर 3 मल्टीप्लाई बाय 49/81 की होल पावर 2x - 6 = दिया हुआ है, तो x का मान बताना है। तो इसे ऐसे लिख सकते हैं 9/7 की पावर 3 मल्टीप्लाई बाय 49। तो 49 को लिख सकते हैं 7 का स्क्वायर अपॉन 81 को लिख सकते हैं 9 का स्क्वायर, ये होल पावर 2x - 6 और दिया हुआ है 7/9 की होल पावर 9। ठीक है, तो इसको भी क्या करेंगे, इधर दिया हुआ 7/9, तो इस लेफ्ट साइड वाला जो एक्सप्रेशन है उसको भी 7/9 में चेंज कर लेंगे। 7/9 में चेंज करेंगे तो इसकी पावर हो जाएगी नेगेटिव। ठीक है, पॉजिटिव भी नेगेटिव हो जाती है, नेगेटिव भी पॉजिटिव, जब हम उसका उल्टा करते हैं, डिनोमिनेटर को न्यूमिनेटर में, न्यूमिनेटर को डिनोमिनेटर में। ठीक है, जैसे कि a की पावर -1 है तो नीचे जाके 1/a हो जाएगी, या a पॉजिटिव अगर इसको नेगेटिव करना है तो a की पावर -1 लिख सकते हैं इसके अपॉन में, 1 के अपॉन में। ठीक है, और इसको लिख सकते हैं 7/9 का स्क्वायर था और ये पावर थी 2x - 6 अपॉन 7/9 की होल पावर 9। ठीक है, अब एक प्रॉपर्टी होती है कि जब भी बेस सेम होता है मल्टीप्लाई में तो पावर ऐड हो जाती है। ठीक है, बेस मतलब 7/9 सेम है, तो इनकी पावर ऐड हो जाएंगे। तो ऐड हो जाएंगे तो उसको ऐसे लिख सकते हैं 7/9 की होल पावर 2 × 2x - 6। ठीक है, प्लस करेंगे तो माइनस का साइन है तो ये माइनस इसलिए आ जाएगा। ठीक है, वैसे प्लस किया है, = 7/9 की पावर 9। अब दोनों तरफ 7/9 7/9, तो दोनों की पावर कंपेयर कर दीजिए। ठीक है, बीच में इक्वल टू का साइन है, अगर बेस सेम है तो पावर भी तो सेम होनी चाहिए। तो 2x - 6 - 3 = 9, तो कितना जाएगा 4x - 12 - 3 = 9। तो 4x 3 है, तो 15 माइनस के = 9। तो 4x, ये 15 जाएगा इधर राइट साइड में, तो 9 + 15 तो कितना हो जाएगा 24। तो 4x की वैल्यू कितना की 24, तो 4 से कैंसिल कर दी, 4 6 टाइम्स, तो x की वैल्यू कितनी आ जाएगी 6। और हमसे x की ही वैल्यू पूछी थी, तो x की वैल्यू मतलब ऑप्शन ए 6। ठीक है, ऑप्शन ए सही हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, एक छाता 2 विभिन्न रंगों के 10 त्रिभुजाकार कपड़े के टुकड़ों को सिलकर बनाया गया है। ठीक है, 2 अलग अलग कलर के कपड़े हैं और उनसे 10 त्रिभुजाकार कपड़े काटकर उनको सिल दिया, तो एक छाता बना दिया। प्रत्येक टुकड़े का माप मतलब उसकी जो साइड्स दी हुई हैं 20 50 एंड 50। तो छाता बनाने के लिए प्रत्येक रंग के कितने कपड़े की आवश्यकता है। ठीक है, तो प्रत्येक की मतलब एक की बतानी है, तो एक का मतलब 5 टुकड़े की बतानी है, क्योंकि 10 थे, 10 के को 2 अलग अलग कलर के थे, मतलब 5 5 के होंगे, तो हमें सिर्फ 5 टुकड़ों की माप बतानी है। माप मतलब उनका एरिया बताना है। तो एक त्रिभुज का एरिया निकाल लीजिए, उसमें 5 भी मल्टीप्लाई कर दीजिए। अभी कैसा त्रिभुज है हमें तो पता नहीं है, और कैसा भी त्रिभुज है उसका ट्राइंगल का एरिया निकालने का एक सबसे आसान तरीका हीरोज फॉर्मूला। हीरोज फॉर्मूला क्या होता है, एस - ए, S - B
और एस माइनस सी, और ए बी सी क्या है साइड्स, मतलब ए बी और सी तीन साइड हो गई, और एस क्या है सेमी पैरामीटर, मतलब ए प्लस बी प्लस सी अपॉन 2। तो ए कितना 20, बी 50 प्लस 50 अपॉन 2, तो कितना आ जाएगा 100, 100 120 और 2 60। तो एस की वैल्यू कितना रहेगी 60, अब इसमें पुट कर दीजिए। तो 60 माइनस ए मतलब 20, 60 माइनस बी मतलब 50 और 60 माइनस बी सी में वो भी 50 आई। तो कितना बचेगा 60 मल्टीप्लाई बाय 40 मल्टीप्लाई बाय 60 माइनस 50 10 और मल्टीप्लाई बाय 10। ठीक है। तो ये 4 जीरो तो ऑलरेडी है, तो उसको हम अलग पहले अलग लिख लेते हैं 100, मतलब 2 जीरो ये 100 और 2 जीरो ये 100। ठीक है, तो सॉल्व करने में थोड़ी आसानी हो जाएगी 100। अब बचा हमारे पास कितना 64, सॉरी 6 बजा 24, तो 24 को लिख सकते हैं 8 3 जा, और 8 को भी ब्रेक करके लिख लें 2 2 जा 4, 2 जा 8, 3 जा 24। तो एक 100 तो इसमें से बाहर आ जाएगा 100, और एक 2 इसमें से बाहर आ जाएगा, तो 2 बाहर आ गया। ठीक है, तो अंदर क्या बचा, इनके पेयर नहीं बन रहे, तो 2 3 जा 6, तो √6 अंदर रह जाएगा। ठीक है, ये था सेंटीमीटर में दिया था, सेंटीमीटर स्क्वायर या स्क्वायर सेंटीमीटर वो एक ही बात है। तो कितना हो जाएगा 200√6 सेंटीमीटर स्क्वायर। ये था एक कपड़े का एरिया, एक कपड़े की माप। तो अब हमें ऐसे 5 और चाहिए। ठीक है, मतलब एक कलर के, वैसे तो 10 चाहिए लेकिन एक कलर का बताना, तो एक कलर के लिए 5 चाहिए। तो इसमें 5 की मल्टीप्लाई और कर दीजिए, तो 205 जा 1000√6 सेंटीमीटर स्क्वायर। तो हमें एक कलर का इतना कपड़ा चाहिए जिससे वो छाता बन पाएगा। तो ऑप्शन बी करेक्ट हो जाएगा, 1000√6 स्क्वायर मीटर, स्क्वायर सेंटीमीटर सॉरी। नेक्स्ट क्वेश्चन, यदि द्विघात समीकरण ax² प्लस bx प्लस c इजिकल टू 0 का एक मूल दूसरे मूल का व्युत्क्रम है तो इनमें से कौन सा सही है। तो ax² प्लस bx प्लस c इजिकल टू 0, तो इसका एक रूट मान लेते हैं अल्फा, और दूसरा कितना हो जाएगा, पहला दूसरे का व्युत्क्रम, व्युत्क्रम मतलब रेसिप्रोकल, तो हो जाएगा 1/अल्फा। ठीक है। तो हमें यहाँ से क्या पता है कि हम अल्फा प्लस बीटा, अल्फा बीटा मतलब 1/अल्फा, मतलब दोनों का सम, रूट्स ऑफ द सम क्या होता है माइनस के b/a। ठीक है, और दूसरा क्या पता है अल्फा इनटू बीटा, बीटा मतलब 1/अल्फा, ये दूसरा रूट, वो क्या होता है c/a। तो अल्फा से अल्फा कैंसिल, 1 इजिकल टू c/a, तो क्रॉस मल्टीप्लाई ए को इधर भेज दीजिए या क्रॉस मल्टीप्लाई कर दीजिए, तो a इजिकल टू सी। तो a इजिकल टू सी ऑप्शन सी में करेक्ट, ऑप्शन सी में है, तो क्या ऑप्शन सी करेक्ट हो जाएगा, a इजिकल टू सी। नेक्स्ट, एक मूलधन साधारण ब्याज की दर से 10 वर्षों में अपने का दुगना हो जाता है, तो ब्याज की दर। ठीक है, तो प्रिंसिपल मान लेते हैं p, और सिंपल इंटरेस्ट कितना होगा, वो दुगना हो जाता है। ठीक है, दुगना हो जाता है क्या मतलब है कि उस पर जितना प्रिंसिपल था उतना ही और इंटरेस्ट लग गया, तो प्रिंसिपल इंटरेस्ट कितना हो गया, वो भी p हो गया। टाइम पीरियड दिया हुआ हमें 10 ईयर्स, और रेट ऑफ इंटरेस्ट बताना है। ठीक है, सिंपल इंटरेस्ट क्या होता है, प्रिंसिपल इंटू आर, मतलब रेट ऑफ इंटरेस्ट इंटू टाइम अपॉन 100। तो सिंपल इंटरेस्ट p है, मतलब उसके क्वेश्चन के अकॉर्डिंग इजिकल टू p, तो प्रिंसिपल को p माने हमने, रेट ऑफ इंटरेस्ट निकालना है, टाइम दिया हुआ 10 ईयर्स अपॉन 100 फॉर्मूले में, तो 0 से 0 कैंसिल, p से p कैंसिल, तो ये 10 इधर जाएगा मल्टीप्लाई में, तो 10 इजिकल टू r, तो r कितना हो गया 10%। ठीक है, तो ऑप्शन ए करेक्ट हो जाएगा। ये सेट यहीं कंप्लीट होता है, और ये था हमारा 2019 का सेट, और नेक्स्ट वीडियो में हम करेंगे 2018 का पेपर सॉल्व। एंड थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।